कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे अनछुए पहलू को हम लोग आज पढ़ेंगे जो कि अब तक जो है आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरा या आप लोगों को नहीं बताया गया, बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिखेंगे जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो हम लोग जो है लोअर लेवल से आएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, इनके लिए क्या लॉज आएंगे, क्या क्या लॉ आएंगे। पहला तो पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसको कल हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा जो है बोर-बरी, बरी रूल, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आबाहो प्रिंसिपल, और फिर फोर्थ पे है हुन्स रूल। इस 4 लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, इस 4 लॉ को आप पढ़ोगे, ठीक है ना। और इनके बारे में देखिए, डिफिनीशन तो सब लोग जानते हैं, कैसे कैसे नीट आईआईटी में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसका पूरा निचोड़ निकाल डालेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या आता है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि इसको पे है ना, यानी कि पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो कि पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, इसका इस्तेमाल क्या इस्तेमाल था, है ना। अब देखिए कहा गया था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये यूज़ था, है ना। कहीं एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, और फिर कहेंगे किसके अकॉर्डिंग गलत है, किसके, है ना, नियम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो आप क्या कहोगे, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब आती है बार ये बोर-बरी। यहाँ पे देखिए ये लोअर क्लास में पढ़ के आते हो, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आए बच्चों के कि इस पे गलती कर रहे हो, परेशान है कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बोर-बरी में 3 रूल हैं, 3 पॉइंट हैं, तीनों को आप जान लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी लोअर क्लास में पढ़े हो तो इसलिए भूल जाते हो, इसलिए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। उसके बाद आप बाहुंड सारे आपके जाने पहचाने हैं, ठीक है ना, लेकिन सबको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले बोर-बरी रूल। बोर-बरी रूल क्या कहता है, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है, पता है। सबसे पहले पढ़ोगे ना जी, बोर-बरी रूल में पहला पॉइंट बोर-बरी ये कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल ये 8 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। अगर आउटर सेल है, बन रही है, और वहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे, 9 हो रहा, 10 हो रहा, 11 हो रहा, तो फ़ौरन आप नई ऑर्बिट शुरू कर दोगे, उसको आउटर नहीं रखोगे, ठीक है। उसके बाद आउटर सेल के बाद दूसरा पॉइंट कहते हैं उसके सेकेंड लास्ट ऑर्बिट। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल, यानी कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट माने n-1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद अदर ऑर्बिट, अदर सेल माने n-2, इन सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं। माने अगर ये न्यूक्लियस है, देखिए ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट, ऐसे है, तो ये हो गई आउटर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो गए, ये आउटर n बोलेंगे, ये n-1 होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकते हैं। इन सब ऑर्बिट में क्या हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। ये है बोर-बरी रूल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। एक क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए ज़रा सा,
क्वेश्चन वो सामने मेरे आते रहे हैं और बच्चे गलतियां करते रहे। कहते हैं एक दो एलिमेंट हैं, एक एक्स है वाई, बल्कि 3 कर लीजिए तो और अच्छा बन जाएगा। 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा आप लोग आंसर। एक एक्स है, एक वाई है, जेड है, इनके एटॉमिक नंबर 18 है, 19 है, 20 है। भाई देखिए ये मैंने कहा था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये 5वीं ऑर्बिट होती है या शेल होती है, इसी को के कहते हैं, एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं, ओ कहते हैं, ऐसे ये शेल होती हैं। ये पढ़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं इनके तीनों के एम शेल में या एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहला ऑप्शन देखिए 8 इसका 9, 8 9 10। दूसरा ऑप्शन आप करिए 8, ठीक है, 10 13। तीसरा ऑप्शन करिए 8 8 8। चौथा ऑप्शन करिए 2 8 2। ये ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो सकता है। कहते हैं ये 3 एलिमेंट हैं, एक्स वाई और जेड है, एटॉमिक नंबर 18 19 20 है, ठीक है ना। इनके एम सेल के एल एम माने तीसरी सेल में, तीसरी ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहे हैं एक्स में 8 वाई, इसे ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक्स वाई जेड के ऑप्शन है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको बताने हैं। जल्दी से बताइए जैन, देखें जरा सा जल्दी से, ये बोरबरी रूल पे ये क्वेश्चन है आपके। 1 साइबर 1 1 1 1। और कोई बंदा, कोई बंदा है जो प्यारा बता दे सारा, और अरिसा 1, ठीक है। और कोई जल्दी से, और बताएं। हाँ कौन सा आंसर है शायद, और क्यों जुआ जैन कहाँ है भाई, जल्दी बताइए। अरीशा है, जैन जुहा कह रहे 3 का मतलब ये, 3 का मतलब ये। चलिए ठीक है देखते हैं। हाँ 3 वाला सही है, 3 वाला सही है, सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 18 का मतलब 2 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 10 हो गया, 8 हो गया। चलिए इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एक्स में। अब देखिए वाई में 19 की जब बात करते हैं तो 2 आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना, 8 10 9, तो 9 नहीं हो सकता आउटर सेल में। अभी मैंने बताया आउटर सेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। जब भी कभी भी अगर 8 से बढ़ रहा है तो फौरन क्या करिए, नई सेल स्टार्ट कर दीजिए। बोरबरी रूल यही कहता है कि आउटर सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये 9 नहीं होगा, ठीक है ना, 9 नहीं होगा। तो ये आप क्या करिएगा, इसको 8 करके एक ये शुरू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये के है, एल है और ये एम है, तो एम में 8 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। उसके बाद 20 की बात है तो देखिए 2 8 और फिर 10, ये हो गया था, 10 नहीं करेंगे, आउटर सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब 8 ही आप रखोगे और फिर 2 ये कर दोगे तो के एल एम, तो एम में 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कि बोरबरी रूल का इस्तेमाल किया गया तो आप क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे पा रहे हो, एक्स वाई जेड तीनों के आउटर सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए। आउटर नहीं, क्या कह रहे हैं कि एम सेल में या थर्ड सेल की बात पूछा गया था, आउटर सेल की बात पूछता तो वो तो अलग अलग मिल गया होता फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोरबरी रूल का इस्तेमाल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। उसके बाद तीसरा जो आता है आपका
क्या है, ये आप-बाहु प्रिंसिपल। आप-बाहु प्रिंसिपल देखिए, आप-बाहु जो होता है ना, ये जर्मन का एक वर्ड है, आप-बाहु। आप-बाहु ये एक प्रिंसिपल है, और ये आप-बाहु जर्मन वर्ड है, साइंटिस्ट नहीं है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना होता है नाम साइंटिस्ट के नाम पे होता है, लेकिन ये आप-बाहु जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है इसकी मीनिंग होती आप-बाहु की जर्मन में बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप बनाना, डैट इज मीन्स यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, ऑर्बिटलों को सजाया जाएगा, बनाया जाएगा। ऑर्बिटल को कैसे सजाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भर के, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, और ये ऑर्बिटल को बनाया जाता है। तो उसी को कहते हैं कि इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, ठीक है, एटम्स, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इंटर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। माने क्या है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया, डैट इज मीन्स, यहाँ पे पहले ये कह दीजिए, डैट इज मीन्स ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। और ये रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल, का ये रूल नहीं प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आप-बाहु प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन इंटर्स करते हैं इन लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और जब वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड हो जाता है, तब हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाते हैं। कि किसी एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बस सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, माने पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में इंक्रीज करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में इंक्रीज करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में इंक्रीज करेंगे। तो ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए चलिए एक तो पहले वो वाली बात कर देते हैं, जितनी ऑर्बिट उतनी सब ऑर्बिट। देखिए पहली ऑर्बिट सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट होगी, या एक सेल, एक 2s अब 2p, अब देखिए 2 सेल है तो 2 सब सेल आ जाएंगे, 3s 3p और उसके बाद 3d, उसके बाद 4s 4p 4d और 4f आ जाएगा। देखिए जितना सेल उतना सब सेल मैं बना रहा हूँ। उसके बाद 5s 5p 5d और 5f 5g भी लिख लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि g सब सेल अननोन है, g सब ऑर्बिट अननोन है, ठीक है, और इसलिए 6s 6p और 6d करेंगे। 6d 6f भी नहीं आएगा क्योंकि 118 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 7s 7p आएंगे, ठीक है। और अब क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे करिए, ये बातें सबको पता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर दे रहा हूँ। ये ऐसे किया, ये अब क्या करिए, यहाँ से हमेशा शुरू करिए, यहाँ जाइए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ जाइए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ जाइए। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये बातें पता है। और एनर्जी का ऑर्डर बन जाएगा, एनर्जी ऑर्डर बन जाएगा। देखिए एनर्जी ऑर्डर पहले 1s आएगा, उसके बाद देखिए 2s आ जाएगा, उसके बाद 2p आ जाएगा, उसके बाद 2p आ गया, 3s आ जाएगा, 3p आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3p आने के बाद पहले 4s आ रहा है, उसके बाद 3d आ रहा है, 4s आ रहा है, 3d आ रहा है, माने 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा। इस तरीके से पूरा एनर्जी का ऑर्डर यहाँ से आप बना सकते हो। लेकिन जैसा कि नीट वगैरह में इतनी टाइम नहीं होगी कि एनर्जी का ऑर्डर आप बैठ के बनाइए ये। और यहाँ तक 3d के बाद क्या हो जाएगा, 4p। यहाँ तक तो ऐसे एकदम डायरेक्ट याद ही होना चाहिए कि एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल सीरियल वाइज है। बस यहीं पे जो है 4s पहले आया हुआ है, उसके बाद 3d आया हुआ है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं है।
ठीक है, तो एनर्जी के ऑर्डर ये बन जा रहे हैं। तो इतना करने के बाद 36 का लिखना होगा बड़ी आराम से, 36 तक बड़ी आराम से ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके हायर वाला जो लिखना होगा उसकी भी आज बात करेंगे। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए बात आती है 5D और 4P में किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछली बार भी आ चुका था, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं, नीट में ये नहीं बना सकते हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो, N+L रूल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो N+L रूल, चलिए आते हैं N+L रूल का इस्तेमाल करेंगे। N+L रूल में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि जिसके लिए N+L ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L ग्रेटर विल बी एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेटर विल बी एनर्जी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर कभी आपको अचानक पूछ दिया जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पे 4S और 3D में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, N+L रूल लगाएंगे। N क्या है, 4 है, L क्या है, 0 है, इक्वल टू 4 आया, N क्या है, 3 है, L क्या है, D है, तो क्या है, 2 है, 5 आया। तो N+L इसके लिए ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मैडम, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन ये सारी बातें पता कभी अचानक क्या किया ना कि 3D और 4S में कहता है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो बातें एकदम यही पैटर्न याद रहता है, ये वाला बस फ़ौरन धोखे में लग गया। तो एनर्जी हम लोगों को पता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, उल्टा, क्यों, स्टेबिलिटी और एनर्जी में उल्टा। तब क्या कहेंगे, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी 4S की स्टेबिलिटी 3D से ज़्यादा है, क्योंकि 4S की एनर्जी 3D से कम है। तो ये सारी बातें सोच के चलना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसको उलट के कैसे पूछा जा सकता है, उन सब के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो जहां भी किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको पता है, कभी स्टेबिलिटी की बात पूछेगा तो उल्टा बता दीजिएगा उसका, ठीक है ना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें जो रूल है वो कहता है अगर N+L 2 ऑर्बिटल के लिए सेम मिल गया, मिलेगा, कई जगह मिलेगा, तब ऐसी कंडीशन में N ज़्यादा होगा, जिसका N ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेटर एनर्जी, ये बातें कर दोगे, ये 2 रूल हो जाएंगे। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे वाले रूल के लिए, पहले वाले रूल के लिए देख लिया, N+L बराबर जब मिल जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 3D 4P 5S, अगर देखिए 3D 3+2 मिला के 5, 4+1 N4L1 मिला के 5, 5+0 मिला के 5, ठीक है। सबके लिए N+L 5 5 5 माने सेम मिल गया है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जिसके लिए N ज़्यादा, N देखिए 5 है, N4 है, N3, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका उल्टा मिल जाएगा, बता लेंगे आराम से, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारा काम जो हम लोगों ने किया, N+L रूल लगाया, ये N+L रूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा माने हाइड्रोजन एटम के लिए ये बातें सही नहीं होंगी, हाइड्रोजन एटम के लिए ये सब एनर्जी का ऑर्डर जो लिखे हैं ना, ये सही नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। नीट में तो कम, IIT वगैरह में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, हालांकि नीट में भी आए हुए हैं,
ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उलट पलट दूसरी तरह से तीसरी तरीके से बना के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर गौर से देखिए, पढ़िए बढ़िया से इसको। तो मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन, जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑर्डर ऐसा नहीं होगा जैसा अभी लिखे हैं। एनर्जी ऑर्डर ऐसा नहीं होगा जैसा हम लिखे हुए यहाँ पे। एनर्जी ऑर्डर ऐसा होगा 1s, अब 2s और 2p बराबर, उसके बाद 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, उसके बाद 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d, अब f भी आ जाएगा 4f। ये होगा हाइड्रोजन के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अदर में है ना, दूसरे में तो हमने देखा था अभी जो बनाया था, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये बातें सामने आई। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या पहली सेल है ना, यहाँ पे पहली, यहाँ पे दूसरी सेल है, या कहिए KLM है, यहाँ पे तीसरी सेल है, यहाँ पे चौथी सेल है, ऑर्बिट है, या कहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 है। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। याद करिए, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑर्डर देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने सिर्फ n पे डिपेंड किया हाइड्रोजन एटम में, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है ना, ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, माने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि सेम ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी सेम। देखिए इस ऑर्बिटल में, इस देखिए सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट्स, यानी 2 सेकेंड सेल में 2 सब सेल थे, सबकी जो है एनर्जी सेम। यहाँ पे 3 थे, तीनों की एनर्जी सेम। तो रिजल्ट यही मिल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का ऑर्डर, ये एनर्जी डिपेंड करती है ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। लेकिन अदर में माने हाइड्रोजन के अलावा जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, बट इन अदर कहिए या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देखिए n पे भी डिपेंड करी थी और l पे भी, इसीलिए तो n+l रूल लगाया गया था, है ना। माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। याद करिए, एक इलेक्ट्रॉन वाला माने हाइड्रोजन में एनर्जी का ऑर्डर, ऑर्बिटलों की एनर्जी है, उनका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों पे भी डिपेंड करता है। सेम सेल के अलग अलग ऑर्बिटल के लिए एनर्जी अलग अलग हो गई, जिसमें कई इलेक्ट्रॉन थे। इसके कुछ रीज़न भी होंगे, कुछ वजूहात भी होंगी। क्या है कि जो देखिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे सिर्फ एक तरह का इंटरैक्शन होता है। वो एक तरह का इंटरैक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, सिर्फ वही लगता है और कोई दूसरी तरह का फोर्स नहीं लग पाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस रहा होगा। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकेंड थर्ड वो एक्साइट होकर जा सकता है। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच
फोर्स जो लगता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंटरएक्शन कहा जाता है। तो ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरएक्शन, सिर्फ एक फोर्स, ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरएक्शन जो ऑपरेट होता है इन हाइड्रोजन एटम। लेकिन जहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन वाले एटम हैं, तो वहां पे ये वाला फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरएक्शन तो लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन भी लगेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूसरा पहले को रिपेल, माने एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे। म्यूचुअल इंटरएक्शन उसको बोला जाएगा। तो दो तरह का वहां पे इंटरएक्शन लगेगा, ठीक है ना। एक तो एक तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलामिक इंटरैक्शन भी कह सकते हो ना, इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन या कूलाम फोर्स ही तो होता है, वो लगेगा। और दूसरा जो है म्यूचुअल इंटरैक्शन लगेगा, ठीक है ना, एमंग्स इलेक्ट्रॉन, जो इसमें कई इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये भी बात होगी, ऐसा भी एक फोर्स लगेगा। उसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं डिपेंड किया, बल्कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड किया। और इस तरीके से एक ही सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, डिफरेंट हो गई, ठीक है, ये बातें याद रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूँ, या मैं अगर उस क्वेश्चन को करूँ तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग गलत करेंगे, क्योंकि मैं करके देखा हूँ, जल्दी सही नहीं आते हैं, किसी किसी के आंसर आ जाते हैं सही। देखते हैं ज़रा सा, तो आप एक रिजल्ट निकल के आ सकता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में एक ही सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 10 मिनट के बाद दूसरी लिंक से ओपन करिएगा, 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। और लेकिन कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे एक ही सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। ये पॉइंट याद रखिए, यही तो रिजल्ट सामने आया है मिलके। अब देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ये देखिए ज़रा सा, एनर्जी 2s की, ठीक है, और कौन सा एटम, लिथियम के। उसके बाद एनर्जी 2s ही है, और सोडियम की बात करते हैं, 2s ऑर्बिटल ही है, और एनर्जी पोटेशियम की करते हैं। इसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम, ये भी 2s, ये भी 2s, ये भी 2s। माने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का लिखा जाए तो 1s2 2s2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे सोडियम का लिखा जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 2s की बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं, 2s की बात कर रहे हैं। ये क्या, इसमें किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, या सबकी बराबर होगी, कोई बंदा बताए, है ना। या हाइड्रोजन भी देख लीजिए एक, ठीक है, हाइड्रोजन भी देख लीजिए, है ना, इसके ऊपर हाइड्रोजन हो जाता है, 2s की एनर्जी हाइड्रोजन की केस में देख लीजिए, ठीक है। क्या सबकी एनर्जी बराबर होगी, या सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी, या डिफरेंट होगी तो किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, बताइए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, कि सब क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ दिनों में। बताइए जल्दी से, कोई बंदा बताए। हाँ, जैन 2 डिफरेंट होगी, सेम होगी, जैन बोल रहे हैं डिफरेंट होगी, और क्वेश्चन मार्क है, माने दिमाग में कुछ सस्पेक्ट है ना। देखिए डिफरेंट होगी, ये बात सही है, सबकी सेम नहीं होगी, और डिफरेंट होगी तो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सब सेल, एसपीडी क्या है, ये सब सेल है ना, सब सेल। देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सब सेल, सबका 2s 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 है,
ठीक है ना, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये मैंने कहा था ना, कुछ ऐसे पहलू मिलेंगे जो आपको अभी तक अनछुए लगेंगे, है ना, अब तक आपने उस पर गौर नहीं किया था। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सब देखिए। क्या है नीट तो अब ऐसा हो गया एनसीईआरटी, और उसी एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं, और वही एनसीईआरटी की लाइनें आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, और उसी के अंदर मैं तो कह रहा 50 साल तक एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन बनाते रहेंगे, तब भी हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आता रहेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन बस बनाने हैं और एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो ये सब नए नए क्वेश्चन बनने हैं, आने हैं। तो आप देखिए ज़रा सा, कहते हैं कि सेम सबसेल हो या सेम, ठीक है ना, सेम सबसेल हो एसपीडी या सेम सब ऑर्बिट हो एसपीडीएफ, है ना, तो कोई भी अगर 2p हो सेम हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डिक्रीज होती जाएगी। माने यहाँ के हाइड्रोजन का सबसे एटॉमिक नंबर कम है, इसके 2s की एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाएगा 2s का सबका। इसी तरह से किसी का भी आएगा, सबका मिलता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। यहाँ तक जो है किसी को प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से अब तक नहीं हुई होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, कि अब ये हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं, अभी तो हुंड्स रूल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हुंड्स रूल, ठीक है, हुंड्स रूल की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, कोई है ना ऐसा है नहीं, जल्दी से कर लेते हैं, 2-4-5 मिनट इस टाइम में बचा हुआ है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ये कहता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम एनर्जी के एक से ज़्यादा ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके इंटर करते हैं, और जब वो पूरा भर जाता है ना, माने सारे ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल सारे भर जाते हैं, तभी पेयरिंग होती है, उसके पहले पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर बोरबरी रूल देखा जाए तो वो किसके लिए था, ऑर्बिट की बात कर रहा था। आप बाहु देखिए तो एसपीडीएफ की बात किया, माने सब सेल के लिए आया, और अगर हुंड्स रूल देखिए तो ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर देखिए जैसे मान लीजिए पी है, यहाँ पे 1 2 3, हुंड्स रूल की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पी मान लीजिए पी में 3 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, डिफरेंट लिखिए, हाँ, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जाएगा, और अगर यही में पी में 4 है तो फिर देखिए ये 1 2 3 करके ऐसे जाएगा। ये बातें सबको पता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन पहले 1 बाय 1 करके भरते हैं, और जब भरने के बाद देखिए 4 था, अभी 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, तब जाके पेयरिंग हुई, उसके पहले पेयरिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। ये बातें आ जाएगी, माने पेयरिंग तभी पॉसिबल है जबकि हर एक ऑर्बिटल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद एक बात और कहती है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल में, ठीक है ना, अनपेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इफ डीजनरेट ऑर्बिटल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, हुंड रूल से देखते हैं कि इफ डीजनरेट ऑर्बिटल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सबकी पेयरिंग सबके स्पिन क्या होगी, सेम स्पिन रहेगी। जैसे मान लीजिए कि ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी क्या हो जाएगी, ये स्पिन सेम होगी। ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, देखिएगा कभी ऐसे बना दिया, लेकिन सब ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे एक ऐसे नहीं होगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, ये हुआ तो देखिए हमने कहा था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी माने एक पॉइंट ये कह सकते हैं जो हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि वहाँ पे हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मिलेगा, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या, ये एक दूसरे कैंसिल कर जाएगा, एक ही बचेगा,
है ना। टोटल स्पिन यहाँ पे देखिए सेम मैक्सिमम मिली, लेकिन यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल करिए, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, टोटल स्पिन कब मिली। तो हम लोग कह सकते हैं हुंड रूल के अकॉर्डिंग, हुंड रूल का एक ये रूप एक ये भी रूप है कि जो है कि टोटल स्पिन मैक्सिमम होगी, जहां तक पॉसिबल होगा टोटल स्पिन मैक्सिमम होगी। और टोटल स्पिन मैक्सिमम तभी होगी कि जब आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उनकी सेम डायरेक्शन में होंगे, माने सेम स्पिन रखेंगे, चाहे क्लॉकवाइज सबकी सब रहेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज सबकी सब रहेंगे। ये दोनों करेक्ट है, दोनों सेम है, ठीक है ना, ये हुआ करेगा, यानी कि ये दोनों करेक्ट हैं। ये पूरा आपका हुंड्स रूल है, ठीक है ना। या आपने लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हो, जहाँ तक संभव है, जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है ना, किसी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। अब देखिए ना, इसी को अगर आपको 4 को आप ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मिल गया, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिल गया। और यहाँ पे देखिए टोटल स्पिन की अगर बात करिए तो यहाँ पे ये वाला क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, माने यहाँ पे टोटल स्पिन क्या मिल गई, 0 मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल किया, टोटल स्पिन हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 माने 1 मिल गई। इसी को कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हाँ भाई, ठीक है ना। तो कई है ना एस्पेक्ट में आपको पढ़ना पड़ता है ताकि कहीं से आपको घुमाया ना जा सके। बुक में एक डिफिनेशन होती है तो सिर्फ उस पे नहीं, सारी बातों पे सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कि इसका मैंने ऐसे ही फिल किया होता, ऐसे चलिए सही फिल किया, लेकिन यहाँ भी ऐसे कर देता तब भी गलत हो गया हमारा। तो ये सब बना के कहेंगे ये गलत है कि सही है, तो गलत है कहते किसके अकॉर्डिंग गलत है ना, ये सब बातें हो। तो अब देखिए यहाँ भी 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई टोटल स्पिन। चलिए, तो इस तरीके से टोटल स्पिन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये रहा हुंड्स रूल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखना सीखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हाफ फील्ड फुल फील्ड कौन ज़्यादा स्टेबल, या हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, क्यों हो जाती, उसका क्या रीज़न है। इन सब सारी बातों को पढ़ते हैं, सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद आते हैं।